सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में 5 साल हुकूमत करने वाली नून लीग को शिकस्त देकर वहां पर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। नून लीग की शिकस्त और कम नशस्तों पर अगर नज़र डाली जाए, जायज़ा लिया जाए तो इसकी कई वजूहात मिलती हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में सबसे ज़्यादा जलसे किए और आवाम की बड़ी तादाद ने इन जलसों में शिरकत भी की। लेकिन मरियम नवाज के पास 5 साल में आज़ाद कश्मीर में अपनी जमात की कारकर्दगी का हवाला देने के लिए शायद कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं था, इसीलिए उन्होंने यह हवाला भी नहीं दिया। मरियम नवाज की तमाम तकरीरें वफाकी हुकूमत के खिलाफ थीं, इमरान खान के खिलाफ थीं। नवाज शरीफ की मज़ाहमती सियासत का बयानिया आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज की तकारीर में भी वाज़ेह तौर पर देखने में आया। अब मज़ाहमत की जगह मफाहमत की सियासत करने वाले शहबाज शरीफ की इलेक्शन कैंपेन से गैर हाजिरी भी नून लीग की बड़े मार्जिन से शिकस्त की शायद एक वजह बनी, जबकि हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मुकाबले में कम वोट हासिल करके भी नशिस्तों के मामले में दूसरा नंबर हासिल कर लिया। अब कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त की वजह उनका अपना मज़ाहमती बयानिया है। मरियम नवाज ने तकरीर में किसी कश्मीरी की शहादत का जिक्र नहीं किया। हर तकरीर में यही कहा कि कश्मीर को बेच दिया गया, इमरान खान कश्मीर फरोश हैं और जो कसर बाकी रह गई थी वो इलेक्शन से चंद दिनों पहले ही नवाज शरीफ ने हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात करके निकाल दी। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातों की क़यादत ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए न सिर्फ सख्त ज़बान इस्तेमाल की, सख्त तनकीद की, बल्कि ज़ाती नौयत के हमले भी किए, इल्ज़ामात भी लगाए गए। कश्मीर में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के पोलो मैच के दौरान ली गई तस्वीर पर तनकीद की, तो फिर मरियम नवाज ने भी इसका रद्दअमल दिया, जवाब दिया और इमरान खान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उनके बच्चों का भी जिक्र किया गया। लेकिन ये सारे इल्ज़ामात कश्मीरियों के लिए शायद गैर मौसर साबित हुए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ये रिवायत रही है कि जो भी सियासी जमात इस्लामाबाद में हुकूमत में होती है, आज़ाद कश्मीर के अवाम भी उसी हुकूमत का इंतखाब करते हैं, उसी सियासी जमात को आज़ाद कश्मीर में कामयाब करवाते हैं। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की ये कोशिश होती है कि ऐसी ही जमात को कामयाब कराया जाए जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत हो, ताकि फ़ंड्स के उसूल में कोई दुश्वारी ना हो, तरक्याती कामों की रफ्तार सुस्त ना पड़े, क्योंकि सारे तरक्याती मनसूबे मौजूदा हुकूमत के ही पास होते हैं, जबकि ब्यूरोक्रेट्स भी पाकिस्तान से ही आते हैं और इसीलिए हुकूमत में उसी पार्टी को लाया जाता है जिसकी वफाक में हुकूमत हो। तो नून लीग के रहनुमा मुश्ताक मिनास आज़ाद कश्मीर में अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। जीतने वाले मुखालफिन को उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, लेकिन दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी वफाकी हुकूमत पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया कि पैसा बांट कर वोट चोरी किया गया। नून लीगी रहनुमाओं ने साथ ही पूरे आज़ाद कश्मीर और बैरून मुल्क तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया और इस इलेक्शन के नताइज को उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया कि हमें वोट चोरी करके हराया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया ज़रा ये सुन लें, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक बड़ी अफसोसनाक हकीकत है हमारे मुल्क के लिए कि हम एक दफ़ा फिर शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। हुकूमती पार्टी कागज़ों में तो जीती है, लेकिन हकीकत में 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है। जो बातें की जा रही हैं सूबा बनाने की, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादों की नफ़ी है, ये कश्मीर कॉज को खोने के बराबर है। तो शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और राजा फारूक हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर हुकूमत पर शदीद उन्होंने तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि 2018 की तरह ये इलेक्शन भी चोरी करके नून लीग को हरवाया गया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब ज़रा उनसे जानते हैं कि तकरीबन तमाम ज़िमनी इलेक्शंस में एक आध को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान इलेक्शन जीतने में कैसे कामयाब हो गई? क्या मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की सोच है, क्या उनका सियासी शऊर पाकिस्तान के लोगों से मुख्तलिफ है जो तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की? फिरदौस साहब, ये इससे पहले जो 11-12 ज़िमनी इंतखाब हुए उसमें एक आध को छोड़कर तकरीबन तमाम में आपकी जमात को शिकस्त हुई। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कैसे जीत लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आप गिलगित बाल्टिस्तान भूल गए?
जी वहाँ भी, लेकिन वो उतनी तवक्कात जो तवक्कात थी वो पूरी नहीं हो सकी थी, वहाँ बड़ा मिला जुला नतीजा सामने आया। देखिए, लेकिन जो सूरत हाल है, देखिए आज़ाद कश्मीर के मसले के अंदर आपने अपने तजिए में बिल्कुल सही बयान किया कि पूरे कैंपेन के दौरान कोई हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस की बात करती है जो 5 साल में उन्होंने की। जहाँ परफॉर्मेंस कोई हो ही नहीं तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन तो वही होगा। दूसरे ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर के लोग देखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या रवैया मोदी सरकार के खिलाफ PMLN ने इख्तियार किया हुआ है। पूरी कैंपेन में ना उन्होंने RRS को या मोदी सरकार को बुरा कहा। उन्होंने जैसे आपने कहा, मैं भी दोहरा देता हूँ, शोहदा का जिक्र नहीं किया, अपना आइंदा का लाहे अमल भी नहीं बयान किया कि वो कश्मीर के लिए क्या करेंगे। माजी में जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर के मसले को उठाया और जो इमरान खान साहब ने मसले को उठाया, उसमें कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। इन सब चीज़ों का रद्द अमल जो है वो बैलेट बॉक्स में नज़र आया। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में इन मुश्किल हालात में इमरान खान ने जब से हुकूमत संभाली है और मईशत को जिस तरह से सहारा दिया है, बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम, एहसास का प्रोग्राम, आपकी हाउसिंग का प्रोग्राम, डैम्स बनाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसने आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुतासर किया कि ये सच्चा पाकिस्तानी है, इसकी कोई जायदाद बाहर नहीं। जब इससे पूछा जाए तो ये अपने पूरे हिसाब किताब देने को तैयार होता है, चाहे कितनी ही दिक्कत हो, कतरी खत नहीं पेश कर। और बांगे दखल कहता है कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैंने कोई मिले नहीं लगानी, मैंने कोई दौलत नहीं जमा कर दी। और अगर उसके अपने ग्रुप के अंदर भी कोई बात नज़र आती है तो वो उस पर भी इंक्वायरी कर देता है। किसी को चाहे वो आपका जैसे ही कोई खबर मिलती है, रावलपिंडी रिंग रोड हो, शुगर क्राइसिस हो, पेट्रोलियम क्राइसिस हो, ये नहीं हो कि जी माजी में क्या हुआ, मेमो गेट बना, कोई रिपोर्ट नहीं आई, डॉन लीक्स हुआ, कोई रिपोर्ट आई। तो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट पे यकीन रखने वाले शख्स को आज़ाद कश्मीर में वोट किया। और जो ये कहते हैं कि बात नज़र नहीं आ रही थी, तो आप वो भी देखिए कि पल्स का सर्वे, गैलप का सर्वे, दोनों ने इंडिकेट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 44% पे है, तो अगली जमात 12 और 9% पे थी। और मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान था बाय फार, वो 67 पे थे। बाकी सारे लीडर जो है मिड 45, 46, 48 थे। लेकिन फिरदौस साहब, ये मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी मकबूलियत थी या फिर ये वो आज़ाद कश्मीर का ट्रेंड था? ज़ाहिर है जिस तरह माजी में नून लीग की हुकूमत, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसकी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुकूमत, उसी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, तो वो उस ट्रेंड को फॉलो किया आज़ाद कश्मीर के अवाम ने दरअसल, या फिर ये हकीकी मकबूलियत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ ये एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, मैं इसको डिसरिगार्ड नहीं करता, जैसे कि तारीख़ी तौर पे मैं इसको बात को इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे कि तारीख़ है, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हट के जब से मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ कश्मीर में आई हैं, ये रिकॉर्ड मेंटेन हो, तो इसको इग्नोर कर देना और ये झुटलाना, लेकिन क्या ये मेन फैक्टर था? मैं इसको मेन फैक्टर नहीं समझता। मैं समझता हूँ मेन फैक्टर जो है वो परफॉर्मेंस है, इमरान खान साहब की शख्सियत है, उनकी अचीवमेंट्स है और उनकी दयानतदारी है, उनकी बेबाक लीडरशिप है, जिसकी वजह जो आज़ाद कश्मीर जिस तरह पाकिस्तान में पसंद की जाती है उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी पसंद की जाती है। सही। चलें, अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब्दुल कादिर साहब, ये आप दोनों जमातें नून लीग और आप मिला के 20 नशस्तें भी हासिल नहीं कर सके, एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दर्जन से ज़्यादा नशस्तें हासिल कर ली। नून लीग ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो एतराज़ात थे नताइज को उन्होंने धांधली शुदा करार दे दिया, मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रहे हैं? मुतमईन है कि चलें 11-12 सीटें मिल गई, इससे कम एक्सपेक्ट की थी, उससे ज़्यादा ही मिल गई हैं? नहीं, कम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, हमारा ये ख्याल है, बल्कि हम आज़ाद कश्मीर के सारे 33 सीटों पे हमारी बरतरी थी। और क्या बात है कि उसी रात को मैं एक चैनल पे था, तो उस वक्त हमारे जो पोलिंग एजेंट्स है उन्हें जो रिजल्ट दिया, 14 सीटों पे हम जीत रहे थे जब आधा रिजल्ट आया था।
तो पाकिस्तान के अंदर जो माजरीन की सीट है सिंध, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले घंटे में इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है। बाकी जिस तरह वो सरकारी मशीनरी के साथ वो कर रहे थे, चलो ठीक है, माजरीन की सीटें ज़्यादातर पीटीआई ले गए, और जबकि उस हिसाब से भी मैं समझ रहा हूँ कि यकीनन वहाँ पे भी जारी बात है पूरा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल किया गया। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई की हुकूमत, जहाँ आप देख रहे हैं जहाँ वो कश्मीरियों को गालियाँ पड़ रही थी, जहाँ कश्मीरियों के ऊपर हालिगम के सूरत में वहाँ गोलियाँ बरसाई रही थी, जहाँ कश्मीर का सौदा उन्होंने ट्रंप के साथ मिल के किए, जहाँ मोदी के लिए दुआएं कर रहे थे, तो हम तो नहीं समझ रहे थे कि जो पिछली मरतबा 2 सीटें हासिल कर लिए, अब्दुल कादिर साहब, जो आर्गुमेंट आपका है कि रात के नतीजों तक आप लोग जीत रहे थे, ये नून लीग भी कह रही है कि जो 10-11 बजे तक जो नताइज आए थे उस वक्त तक हम जीत रहे थे, फिर ये रात में वही पुराना इल्ज़ाम उन्होंने दोहराया कि नताइज को तब्दील कर दिया जाता है। तो ये फिर आपकी जमात जीत रही थी या नून लीग जीत रही थी? दोनों में से कोई एक जीत रहा होगा ना, वो भी यही क्लेम कर रहे हैं, आप भी यही क्लेम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपसे सिंपल सा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि इलेक्शन से एक दिन पहले शेख रशीद साहब, जिसका दूर दूर का वास्ता नहीं है तहरीक इंसाफ से, और वो वजीर दाखिला बना है, चलो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो एक दिन पहले ऐलान कर रहे हैं कि मैं कल 7 बजे ऐलान करूंगा तहरीक इंसाफ जीतेगी, और फिर अगले दिन जिस दिन इलेक्शन पोलिंग डे था उस दिन उन्होंने, जहां इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 2 हल्कों का रिजल्ट का ऐलान किया था, एक पीटीआई का, एक पीपल्स पार्टी का, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ अकेले में हुकूमत बनाएंगी। किस तरह का है? फिर क्या मैं कहूंगा ये सारी जो अरबों रुपए के जो ख्वाब दिखाए जा रहे थे, फिर क्या ये कहूंगा कि इलेक्शन रूल्स के, इलेक्शन की जो कानून कवानीन है उनके दजिया अली गंडापुर में मुराद सिद्दीकी की बात नहीं कर, खुद वजीर आजम इमरान नियाजी साहब ने उड़ाई है जब अली गंडापुर को वहां से निकालने का हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन ने, और वो अपने जहाज में लेके और सीधा स्टेज पे बिठा लिए और इलेक्शन कमीशन को बता दिया तुमने जो करना है करो, मैं एज ए वजीर आजम पाकिस्तान मैं ये करूंगा, मेरे पास इख्तियार है। तो आप ये समझ लो कि इस सूरत हाल में फिर नोटिस मिलता है 2 दिन बाद के अली गंडापुर का, क्यों इमरान नियाजी साहब को, क्यों वजीर आजम पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वायलेशन तो सबसे ज्यादा उसी ने की है इलेक्शन रूल्स की, और फिर दूसरी तरफ कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाऊंगा। अरे भाई, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप चाह रहे हो, या सारी रात आप मैनेज कर रहे हो इलेक्शन कमीशन के साथ, सारे रिजल्ट एक बटन से आप रिजल्ट जो है मैनेज करके आवाम को बता दें, ये हम नहीं होने देंगे आपको। सही। तो फिरदौस साहब, ये ज़ाहिर है शेख रशीद साहब पर नून लीग वाले भी एतराज़ कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी एतराज़ उठा रही है, ये उन्हें एक रात पहले कैसे पता था? ये उनके पास कोई खबर थी, मालूमात थी, या उनका तज्जिया या अंदाज़ा था, या जो पेशगोइयाँ वो सियासी करते हैं वो थी कि तरतीब भी उन्होंने सही बता दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले हुकूमत बनाएगी, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर होगी, मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर होगी? ये तो हैरान कुन नहीं है आपके लिए? नहीं, मेरे लिए तो नहीं हैरान कुन। देखिए, तजिया मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। ये तो फोरकास्टिंग तो हर इलेक्शन में हर कोई करता है। मरियम नवाज ने की, जो उन्हीं ने फोरकास्ट की, उसके लिहाज से तो उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, या उनको आइंदा कोई इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, कोई कैंपेन नहीं लीड करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि उनकी फोरकास्ट गलत हो गई तो उनको क्या कहा जाए। उन्होंने क्यों फोरकास्ट की? एक की फोरकास्ट सही हो जाती है। वो जो कह रहे थे बकरा ईद से पहले बकरा कुर्बानी होगी, वो नहीं हुई, तो वो उस वक्त कोई बात नहीं हुई। जब वो कुछ कहते हैं और वो सही हो जाते हैं, तो मंजूर वसान साहब जो ख्वाब देखते थे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीर पगाड़ा साहब जो पेशन गोइया करते थे उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान की सियासत में नसरुल्लाह साहब के कितने तजिए थे? तो ये पॉइंट्स उठाना, ये लोगों के जहन में इबाहम पैदा करना बचकाना हरकत है। बात ये तो सब ट्रंप भी फोरकास्ट कर रहा था कि वो ये स्टेट जीतेगा, ये स्टेट नहीं जीतेगा, और मेरी मेजॉरिटी हो रही है, बाइडेन भी कर रहे थे। तो ये सब जो थे गलत थे, ये सियासत का हिस्सा है। लेकिन फिरदौस साहब, जिस तरह मैं समझता हूं कि फोरकास्टिंग में कोई बुराई रूल्स की वायलेटिंग का जो पॉइंट उठाया इस वक्त, तो सर्वे इंडिकेट कर रहे हैं जी, मंदुखेल साहब ने सर्वे ने पहले इंडिकेट कर दिया था। जी, वो तो चंद सौ लोगों पर मुश्तमिल होता है, उसकी बुनियाद पर इलेक्शन कौन सा इतना मुश्किल काम है कि कोई आदमी उस गैलप के सर्वे को फर्दर इंटरप्रेट कर ले। लेकिन जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर प्राइम मिनिस्टर बयानिए की शिकस्त है, उनकी पॉलिसी की शिकस्त। फिरदौस साहब, अली अमीन गंडापुर साहब को जिस तरह लेकर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पूरी कैंपेन में फिरते रहे, उसके बाद जबकि इलेक्शन कमीशन का फैसला उनके खिलाफ आ चुका था, वो फिर मुनासिब रवैया था? वो उससे ऑपोजिशन को एक बेहतर पैगाम जा रहा था? जी, मैं देखिए, एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई डिटेल जजमेंट नहीं दिया कि क्यों उन्होंने अली अमीन को किया, और उन्होंने सिर्फ ये ऑर्डर दे दिया। तो वो ऑर्डर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इससे वही काम दूसरी जमातें कर रही थी। अगर फेयरनेस ऑफ पोलिंग, हुकूमत किसकी थी? आजाद कश्मीर में हुकूमत PMLN की थी उस वक्त, और वहां केयरटेकर सेटअप नहीं होता, ये भी आपको पता है। लेकिन फिरदौस साहब जब ऑर्डर्स आ गए थे अपॉइंटेड है, अगर यह हुकूमत और ऑपोजिशन के थे, तो हुकूमत में PMLN, ऑपोजिशन में PPP, और इस वक्त ये दोनों जमातें PTI के खिलाफ, और उन्होंने रैशनल बयान नहीं किया। फिरदौस साहब अगर दीगर सियासतदान भी, दीगर जमातें भी रूल्स वायलेट कर रही थी, तो PTI को इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करनी चाहिए थी। सिंगल मैन आर्मी बन के इनके चेहरों पर से नकाब उठा रहे थे, तो उन्होंने कहा इसको बाहर कर दोगे तो इलेक्शन जाएंगे, तो उन्होंने रिस्क लिया। दे ना जजमेंट, अभी दे दे, इसके बाद दे दे, हम कह रहे हैं आज दे दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो अपनी रैशनल बयान करे कि किस रैशनल पे वो किया है, हम उसको डिफेंड करेंगे। फिरदौस साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो नकाब उतार रहे थे चेहरों से, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे वो मुनासिब तरीका था नकाब उतारने का? जिस तरह वो कैश पैसे बांटते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई, वो इनके ऊपर से नकाब उतार रहे थे या अपनी पार्टी में से उन्होंने नकाब उतार दिया इलेक्शन कैंपेन में पैसे बांटते हुए? उतार दिया। जी फिरदौस साहब को आवाज आ रही है? जी देखिए, मुझे एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कटाव। आपको रिकनेक्ट करते हैं फिरदौस साहब जरा। हमने जो चीज है हमने मुनासिब समझा कि हर आदमी बोल सकता है जो बोलना चाहता है। जो बेज़ाब्तगियां कर रहे हैं वो आवाम को फैसला कर रही है। जो बयानिया मरियम नवाज शरीफ ने, इमरान खान साहब ने जब नवाज शरीफ पे बात की कि वो बीमारी का बहाना करके झूठ बोलकर एक मफरूर आदमी पोलो मैच देख रहा है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने जो अपने व्यूज दिए जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के बच्चों को टारगेट किया, दैट्स नॉट फेयर। वो पर्सनलाइज होने का कोई हक नहीं है। नवाज शरीफ इज अ पब्लिक फिगर, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं है दोनों चीजें। सही। तो कादिर मंदुखेल साहब, ये पूरा दिन पोलिंग होती रही, उस पोलिंग के दौरान तो कहीं कोई आप लोगों ने कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की, कोई इस तरह का ऐसा बड़ा वाकया नहीं पेश आया कि जहाँ कहीं कोई धांधली होती दिखाई दी हो? जब ये नताइज आ गए तो नताइज के बाद फिर आप लोग और नून लीग क्यों एतराज़ इस पर कर रहे हैं? अगर कहीं कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं तो फिर आप लोग कंप्लेंट्स लेकर जाएं अपनी इलेक्शन कमीशन। जी मंदुखेल साहब, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मुझसे क्या रहे? जी मैं दोबारा जी मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन पोलिंग हो रही थी, पोलिंग के तमाम दिन तो कहीं कोई ऐसी खास शिकायत नहीं मौसूल हुई, कोई ऐसा वाकया इस तरह का नहीं पेश आया कि जहाँ कहीं कोई धांधली होती, किसी कोई शवाहिद नज़र आए हों या आपने या नून लीग ने कोई इस तरह की कंप्लेन की हो। फिर ये जब पोलिंग हो चुकी, गिनती के बाद जब नताइज सामने आ गए, फिर ये तमाम एतराज़ात क्यों सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने पोलिंग वाले डे जो है ना वो बाकायदा हमारा सेनेटर ताज हैदर साहब है, उन्होंने बाकायदा तहरीरी जो है ना वो कंप्लेन दाखिल की है। और फिर जिस तरह हमारे कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग हुई है, जिस तरह हमारे कैंप उखाड़े गए, ये तो सारा सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। हमने तो कंप्लेन भी की है और हमारे कारकुनों ने मीडिया में दिखाई भी की। हमने तो सारा दिन हाईलाइट किया है। और फिर जो बात आप कर रहे हो हमने हाईलाइट नहीं की। फिर दोस्त शमीम नकवी साहब आपको जवाब नहीं देगा उस बात का कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने वो कि मेरे हिसाब से उनको नोटिस सबसे पहले इमरान नियाजी साहब को देना चाहिए, नहीं दिया है। और मगर सच्चा है झूठा है जो भी है, एक अली गंडापुर को नोटिस मिला और नोटिस के बाद जाके उसकी वालिशत खुद वज़ीर आज़म साहब ने की। उनको जहाज में बिठा के सीधे जाके स्टेज पे बिठा दिया और बता दिया इलेक्शन कमीशन को जो तुमने करना है करो, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं जो मर्जी कर लूँ। तो बात यह है कि उसका जवाब तो कोई नहीं दे सकेगा। या तो ये कह देनी जी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन कोई हैसियत नहीं, हम उसकी नोटिस मानते नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने खुद वायलेशन की है। मैं छोटे मोटे मोहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका जवाब इनके पास नहीं है, इधर उधर की बातें करेगा। और फिर सवाल ये कि सबसे बड़ा दाग तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन बेबस, या मैं क्या अल्फाज अदा करूं, वो तमाशा दिखा दिया उसने। मैं कहता हूं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को रिजाइन देना चाहिए। और फिर एक सवाल मैं और उठा रहा हूं आपके सामने, जब पहले 2 रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने पहले घंटे में अनाउंस किए,
एक हमारे कराची सिंध और पंजाब का, और जो गफार लून साहब हमारे जीते हैं, दूसरा पीटीआई का। बाकी रिजल्ट पे रात 11 बजे तक क्या कर रहे थे, कहाँ से जो मैनेज कर रहे थे, कौन मैनेज कर रहा था। और फिर हमने वो गाड़ी भी देखी जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ था तहरीक इंसाफ का, और उसमें सवार कोई और थे। तो ये बहुत सारी चीजें, सवालात तो सोशल मीडिया पे आ गई है, तो हमने इन टाइम सारी चीजें हाईलाइट कर ली है। अब अगर नहीं माने तो मर्जी ये करे। सही। तो फिरदौस साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा कोई और कैंपेन करने के लिए मौजूद नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? गिलगित बल्तिस्तान में भी उनके मुतनाज़ बयानात सबके सामने हैं, यहाँ भी उनकी लैंग्वेज सबके सामने है, और फिर उसके बाद ये जो गिनती में ताख़ीर हो जाती है, इस पर भी गंडापुर साहब ज़ाहिर सवाल उठा रहे हैं कि वो इब्तदाई 2 नताइज पहले 1-1.5 घंटे में आ गए, उसके बाद वो घंटों का इंतज़ार, ये ताख़ीर का जो फिर ये इम्पैक्ट था, ये 2018 के नताइज में भी आया था सामने। फिर ज़ाहिर अपोजिशन को बात करने का मौका मिल जाता है जब इस तरह ताख़ीर होती है। जी फिरदौस साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलें, फिरदौस साहब को दोबारा कनेक्ट ज़रा करना पड़ेगा। तो कादिर साहब, ज़ाहिर है ये जो भी एतराज़ात पीपल्स पार्टी के इस पूरे इलेक्शन को लेकर हैं, इस पर जिस तरह आज नून लीग ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनकी पूरी सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी भी इन्हीं नोट्स पर काम कर रही है। इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, या आज तो ज़ाहिर वक्त गुजर गया, कि कल कोई एक्सपेक्टेड है बिलावल भुट्टो साहब आएंगे और बताएंगे पीपल्स पार्टी का पूरा मौक़िफ़ इन इलेक्शंस पर? देखिए, मौक़िफ़ तो पहले ही घंटे में बिलावल साहब ने ट्वीट के जरिए ये बात पहले कर दी है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन को बाकायदा मैनेज किया गया है, इलेक्शन कमीशन जो है ना फेल हो चुका है और धांधली ज़्यादा। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये 11 सीटें जो आपने जीती, 6 जो नून लीग ने जीती, इन 17 हलकों में भी धांधली हुई है, या फिर वो जो 25 सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं, धांधली सिर्फ वहीं पर हुई है और आप लोग इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए सही से? देखिए धांधली की 4 कहानी होते हैं। धांधली की मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल होता है। अब देखिए, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो कोई हुकूमत वहाँ पे न कोई वजीर जा सकता है, न कोई तरक्याती फंड का, न कोई इस तरह ऐलान कर सकता है। आपने देखा कि हुकूमत के वजीर पोलिंग बूथ के अंदर भी पाए गए, आपको सामने नजर आ गए। अली गंडापुर 500 अरब आपके सामने, हर एमएलए को 4 से 5 अरब आपके सामने है, और वजीर आजम की मदाखलत, वजीर आजम की सरकारी मशीनरी और अली वजीर की सरकारी पुलिस जो आवाम के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, वो कि उनके ऊपर अंडे और जूते बरस रहे थे इनकी अपनी करतूत की वजह से। मगर रिएक्शन दिए कश्मीरी आवाम ने। कश्मीर के साथ पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों का जो है ना वो एक रिश्ता है। उस रिश्ते के बाद मैं ये कहूँगा कि कभी किसी हिंदू बनिया को ये हिम्मत नहीं हो सकी कि कश्मीर के ऊपर इल्गार करे। क्या बात है, जब इमरान नियाजी साहब दुआएं कर रहे थे कि मोदी वापस आ जाए तो ये कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और फिर ट्रंप के साथ क्या तय हुआ मोदी का और इमरान नियाजी साहब का। जब वापस इमरान नियाजी साहब आ रहे थे तो वजीर मुशीर सारे लाइन से खड़े होके जैसा कोई बंदा हज से आ रहा है। और फिर क्या बात है, इस बात की ये निशानदेही नहीं है कि एग्जैक्ट 10 दिन बाद जो है ना वो आर्टिकल 370 उन्होंने लागू करके कश्मीर को पूरे काबू कर लिए। और फिर हमने ये भी देखा कि आधे घंटे का एहतजाज हो गया। फिर हमने ये भी देखा कि कश्मीर हाईवे का नाम बदल करके श्रीनगर हाईवे रख दी है। फिर हमने ये भी देखा कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की असम्बली से जब वज़ीर आज़म साहब खिताब कर रहे थे, वहाँ पे जो अपोजिशन है उन्हें ये कहा कि ये नक्शाबाजी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो धांधली के ही रास्ते हैं, धांधली की तरफ फिर इशारे। तो धांधली और क्या होती है इससे ज़्यादा। और फिर पीपल्स पार्टी ने इन टाइम उसकी इंटीमेशन भी कर दिए, हाईलाइट भी कर दिए थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, चलें मंदुखल साहब, एक छोटा सा ब्रेक ज़रा यहाँ पर लेते हैं। बहुत सारे सवालात आपने खड़े कर दिए और फिर पाकिस्तान तहरीक नून लीग के मजमूई वोट्स में जो फ़र्क है वो भी कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, कोई लाख सवा लाख के करीब का फ़र्क है। और उसके बावजूद जो सीटों की तादाद है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब से इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुताल्लिक जो इस वक्त सवालात अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब ने उठाए, फिरदौस शमीम नकवी साहब से उनके जवाब भी लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और आज की बड़ी अहम खबर है, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतते ही अब हुकूमत ने
जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। आज लाहौर पुलिस ने जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन नज़ीर चौहान को ठीक उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो LDA कॉम्प्लेक्स में DG LDA से मुलाकात के लिए आए हुए थे। वो वहाँ से बाहर आए तो पुलिस ने नज़ीर चौहान को मोबाइल लोकेशन के जरिए गिरफ्तार करने वहाँ पर पहुंची और उन्हें इमारत से बाहर आने पर पुलिस मोबाइल में बिठा दिया गया। पुलिस का यह कहना था कि नज़ीर चौहान ने एक टीवी प्रोग्राम में शहजाद अकबर के खिलाफ बात की थी, जिसकी तफ्तीश के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। इसके बाद नज़ीर चौहान को आवाज़ मैचिंग करने के लिए साइबर क्राइम के दफ्तर ले जाया गया और आवाज़ रिकॉर्ड करके नज़ीर चौहान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर करते हुए 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए ये कहा कि अगर नज़ीर चौहान मचलके जमा ना करा सके तो उन्हें 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया जाएगा। नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर हम ख्याल ग्रुप का रद्दअमल भी फौरी सामने आ गया। सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि तरीन ग्रुप का हर फर्द नज़ीर चौहान के साथ खड़ा है। 2 महीने पहले वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने 20 मई को लाहौर के थाना रेस कोर्स में दरख्वास्त दी थी और इल्ज़ाम लगाया था कि जहांगीर तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। नज़ीर चौहान की गुफ्तगू का मतलब करप्शन के खिलाफ काम की हौसला शिकनी है। शहजाद अकबर ने दरख्वास्त में यह इस्तदा भी की थी कि नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाए। शहजाद अकबर की दरख्वास्त के बाद नज़ीर चौहान के खिलाफ 29 मई को मुकदमा दर्ज कर लिया गया और शहजाद अकबर की जानिब से यह मुकदमा एक ऐसे मौके पर दर्ज किया गया था जब दोनों तरफ से मुसालहत की कोशिशें की जा रही थीं। हम ख्याल ग्रुप के अरकान वज़ीर आज़म और वज़रा से मुलाकातें भी कर रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि चीनी स्कैंडल से बढ़ने वाला मामला जल्द हल हो जाएगा। नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते ही हम ख्याल ग्रुप के सरबरा जहांगीर तरीन ने नज़ीर चौहान को केस कानूनी महाज पर भरपूर अंदाज में लड़ने की हिदायत की थी और हुकूमत को भी खबरदार किया था कि नज़ीर चौहान पर मुकदमे से बात बिगड़ी है। मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन नज़ीर चौहान खुद गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंचे, लेकिन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने यह कहकर उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था कि वो गिरफ्तारी के लिए पहले स्पीकर से इजाज़त लेंगे। थाने से वापसी पर नज़ीर चौहान का कहना था कि मेरे पास शहजाद अकबर के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। शहजाद अकबर के खिलाफ जो अल्फाज बोले उन पर आज भी कायम हूँ, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो ये पूरी सूरत हाल रही। आज इस पर कार्रवाई हुई, इस दौरान बजट भी पास हुआ, इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और फिर अब जब आज़ाशन भी हो गए तो क्या हुकूमत को इस ग्रुप की जो पहले अहमियत थी उसका एहसास था, वो एहसास ख़त्म हो गया? कानून अचानक 2 माह बाद क्यों हरकत में आया, ये भी अपनी जगह एक सवाल मौजूद है। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, मंदू खेल साहब को अगर आप वो जो ब्रेक से पहले उन्होंने गुफ्तगू की थी उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें, और फिर ये शहजाद अकबर साहब वाले केस में आज नज़ीर चौहान साहब की गिरफ्तारी हुई। ये 2 माह पहले केस दर्ज हुआ था, 2 माह बाद गिरफ्तारी। 2 माह तक ये कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या सोते रहे? उनको नहीं पता था ये मुकदमा दर्ज हुआ है? खुद नज़ीर चौहान साहब पेश हुए थे अपने आप गिरफ्तारी देने, लेकिन उन्हें तब भी गिरफ्तार नहीं किया गया था और फिर आज ये कार्रवाई अचानक से। देख के पहली चीज तो ये कि मैंने कादिमंद खेल साहब ने जो कुछ कहा वो सुना नहीं, जिससे कि आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही थी। अगर आप बयान करते जाएं, अच्छा, जो उन्होंने इश्यूज उठाए थे तो मैं एक एक का जवाब देता जाऊंगा। जी जी, वही तो धांधली से मुताल्लिक कुछ चीजें। अली अमीन गंडापुर साहब जो प्राइम मिनिस्टर उनको लेकर अपने जहाज में घूम रहे थे, फिर वो स्टेज पर बैठे हुए थे, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ गुफ्तगू भी कर रहे थे। तो रूल्स तो वायलेट हुए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं हुआ। फिरदौस साहब को आवाज आ रही है? चलें फिरदौस साहब को रिकनेक्ट जरा करते हैं सही से, ताकि मैं नहीं समझ पाया क्या जब इलेक्शन कमीशन, जी चलें, आप इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और उस इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में भी, जैसे कि नैब के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में भी पाकिस्तान तहरीक फिरदौस साहब इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, आपको जरा रिकनेक्ट करके दोबारा से आपसे मैं सवाल पूछता हूँ ताकि आपको फिर सही से आवाज़ आपकी भी आ सके और हम भी आपकी बात समझ सकें। तो अब्दुल कादिर साहब, ये जो आज गिरफ्तारी नज़ीर चौहान साहब की हुई, ये 2 माह पहले ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इस दौरान फिर बजट पास हुआ, मुसालियत की कोशिशें भी की जाती रहीं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ जीत गई। तो ये क्या कहीं ये 2 माह तक क्यों ये इंतज़ार किया गया, क्या समझते हैं आप? आपकी सवाल से मैं एक छोटा सा जवाब और पहले वाले सवाल का देना चाह रहा हूँ। आप फिरदौस शमीम नकवी साहब से ये पूछे कि गो के इलेक्शन कमीशन आपके लिए आज़ाद है, उसी आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा, चलो वज़ीर आज़म साहब को नहीं भेजा, चलो मान लेते नहीं बनता है उसको नोटिस देना, मेरे हिसाब से बनता है।
और क्या वज़ीर-आज़म ने इलेक्शन रूल्स की वायलेशन नहीं की है? सिंपल सा सवाल उनके लिए रख दे, क्या रूल्स ये जो नोटिस मिला अली गंडापुर को उसको साथ लेकर स्टेज पे बिठा के वायलेशन नहीं किए? नंबर एक बात। दूसरी बात, आपको याद होगा मुख्तलिफ टॉक शो में मैं उस वक्त भी कहता था कि जहांगीर तरीन ग्रुप को जो एनआरओ मिल रहा है वो बजट की मंजूरी तक आए, क्योंकि उनके पास जो है ना वो 32 MP और 8 MNA तो बाज़ाहिर आ गए, मगर अंदरूनी खाना बहुत सारे थे। और फिर आपको ये भी याद होगा, मैं बार बार ये मीडिया के सामने कहता था कि मुझे 27-28 साल हो गए कानून के तालिब इल्म प्रैक्टिस करते हुए, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा मुकदमा नहीं देखा। गो के एक SHO का मुकदमा तो झूठा हो सकता है, FIR तो झूठा हो सकता है, बाकायदा जुडिशल कमीशन बना आटा चीनी स्कैंडल में, और उस कमीशन के रिकमेंडेड केस के ऊपर जहांगीर तरीन साहब उसके बेटे के खिलाफ, गो के खुसरो बख्तियार के खिलाफ नहीं बना है, मुझे वहां भी शिकायत है। चलो जो भी सही है, उस केस के बाद तो उसके बाद कोई लूप होल तो नहीं नजर आता है, न इस तरह हुक्म जरिए। उसके बाद क्या बात है, जब बजट नजदीक आता है तो जहांगीर तरीन साहब उस मुकदमे का, उस FIR का जो बेल पर अरेस्ट उसने लिए है वो वापस लेता है, और FIA और प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि हमें इसकी गिरफ्तारी जरूरत नहीं है। तो भाई एनआरओ की चार कार नहीं होते, इसी को एनआरओ कहते हैं, यही एनआरओ है। अब चूंकि जहांगीर तरीन से उनका काम निकल गया, अब जाके फिर उसने डंडा उठा लिया है। तो कादिर साहब एक ऐसा ग्रुप जिसमें ये कोई 35 के करीब इतने सीनियर सियासतदान हो, जहांगीर तरीन जैसा शख्स उनको लीड कर रहा हो, तो ये जो बात आपकी समझ आ रही थी और आप बता रहे थे, तो ये इतना सियासी शौर उन लोगों में नहीं था? उन्हें नहीं पता चल रहा था कि ये सिर्फ ये बजट के बाद तक की ये कहानी है, उसके बाद हमारे खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी? भाई उन बेचारों ने तो एतबार किया, इनको ये नहीं पता कि यू टर्न का मास्टर है, ये इस बात पे भी यू टर्न ले चुके, ले लिया आपके सामने। मेरे टॉक शो उठा के देख ले, बजट से पहले हर शो में कहता था, लेकिन इन्होंने एतबार कर दिए, मगर क्या करे, वो यू टर्न से मजबूर है। सही। तो फिरदौस साहब, ये एक बार फिर वही सवाल आपके लिए, वो जो रह गया था, ज़ाहिर है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ आज़ाद कश्मीर में घूम रहे थे, ये इलेक्शन रूल्स की वायलेशन थी या नहीं थी, क्योंकि उनको नोटिस हो चुका था? मैं ये समझता हूँ कि नोटिस का देने से, नोटिस के अंदर कोई वजूहत नहीं थी कि किस वजह से किया जा रहा है और क्यों ऑर्डर किया गया है। इसलिए उन्होंने खत लिख के उसकी वजाहत मांगी थी। जब तक वजाहत नहीं आती थी उस वक्त तक वो ऑर्डर का इतलाक थे, जिससे कि ये वन साइडेड ऑर्डर नहीं हो सकता। ऑर्डर की रैशनल होती है कि वो सब पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब को किस बात पे कहा गया था? अगर जबान की बात कर रहे हैं तो जबान तो मरियम के उससे पत्थर। फिरदौस साहब, जब आप इलेक्शन कमीशन को आजाद कह रहे हैं तो वो अपने अंदर ये स्वाबदीद रखता है कि उसको मरियम नवाज को ये नोटिस करना है या फिर अली अमीन गंडापुर को करना है? जी, अली अमीन गंडापुर ने सवाल भी पूछा और उसका जवाब नहीं आया, तो उसके बाद गए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दूसरा कोई नोटिस दिया, जिससे कि वो तो इलेक्शन से काफी दिन पहले की बात। तो उनको जब चैलेंज किया गया तो दे न्यू कि वो बात नहीं चलेगी। वो एक तो उन्होंने तरकीब हासिल की थी कि अली अमीन गंडापुर जो कि कैंपेन लीड कर रहे थे उनको कैंपेन से बाहर निकाला जाए, तो फेल हो गई, जो कि पार्टीजन एफर्ट, जो इनका जो बात ये कहते हैं हमें, हम कहते हैं इनका गठजोड़ था। और हमने तो तब भी एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन लड़ा जिसने बहुत सारी जगह के ऊपर हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन हमने कहा कि हम इसको कंट्रोवर्सी नहीं करें। सही। तो अब्दुल जहाँ तक जहांगीर तरीन ग्रुप का ताल्लुक है और कादिर मंदोखेल साहब का, मेरे ख्याल से उन्होंने बात को या तो जानबूझ के इग्नोर कर रहे, इससे काफी समझदार आदमी है कि जब वो इंक्वायरी कमीशन आई उसके अंदर 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो इंडिपेंडेंटली हर मसले को ले। SCCP को कहा कि कॉर्पोरेट मामला को देखें, टैक्स वालों को कहा कि वो उनके टैक्स इश्यूज को देखें, और कंपटीशन कमीशन को कहा कि प्राइस फिक्सिंग अगर कहीं है तो उन मामला को देखें, और वो अभी अपनी अपनी इंक्वायरीज कर रहे हैं एंड दे विल मूव अकॉर्डिंगली विद द टाइम। हमने आज तक किसी चीज को नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं करेंगे, और इन्हें तो पहले ये भी कहा था कि जी ये जो है वो वापस ही नहीं आएंगे इंग्लैंड से, वो वापस भी आए। जहांगीर तरीन साहब एक काबिल आदमी है, बहतरीन इंडस्ट्रिस्ट है, कल्चरिस्ट है, बट नोबडी इज अबव द लॉ। ये बात हमारे असूल है, और यू टर्न के बादशाह तो जो है। फिरदौस साहब, ये जो इंक्वायरी चल रही है इनका कोई एक फिक्स टाइम फ्रेम भी होना चाहिए, या फिर ये सालों तक ये इंक्वायरी चलती रहे, इदारों की रिपोर्ट सामने ही ना आए, इन्वेस्टिगेशन पाइपलाइन में ही पड़ी रहे?
इसमें देखिए ऐसी बात नहीं होती। ये पहले कहा था जब शुगर कमीशन बनाई थी, तो उस वक्त यही कहा था कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है, और शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई। देखिए एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होता है हर काम को करने। माजी में भी ये इंक्वायरी, मायाजी में भी जब ऐसी इंक्वायरी शुरू होती है तो उसके नताइज जितने अर्से में आए हैं उससे ज्यादा अगर ये वक्त दे रहा हो तो एतराज हक बजाने में होगा। लेकिन अगर उनसे प्लस माइनस 30 डेज 40 डेज की बात है तो इसमें कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, और उसके बाद देखें। माजी में तो ये कुछ हुआ ही नहीं जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है। यहाँ तो हवाई जहाज गिरता था तो उसकी रिपोर्ट जो थी वो फोकर की जो है, जिसमें जुनैद जमशेद साहब शहीद हुए थे, उसकी रिपोर्ट हमने आके निकाली कि कौन जिम्मेदार था। तो ये तो इन्हीं ने अपने दौर में क्यों नहीं निकाली थी? तो ये जवाब नहीं दे सकते ये लोग इसका, बिकॉज वी बिलीव इन गुड गवर्नेंस। सही, ठीक है। तो ये यहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिक्टेटरशिप के जरिए जिनमें हुकूमत कर रही है, हर चीज के ऊपर आप ट्रॉमा सेंटर देख लीजिए। 2012 में 40 ट्रॉमा सेंटर बनने थे, कोई ऑपरेशनल नहीं है। इतनी पेंशन का फ्रॉड के अंदर देख लीजिए कितने पेंशन के फ्रॉड हुए, किस रकम के हुए। दादू वाला देख ले, हैदराबाद का देख ले कि पिछले 3 साल में 42 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए, कोई जवाब दे नहीं है। ऑडिट कमेटी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अपोजिशन की घबराते, स्टैंडिंग कमेटीज में नहीं देते। तो ये तो एक डिक्टेटरशिप चल रही है, एक रज़ारी राज चल रहा है। तो यू टर्न वगैरह तो तब भी एक जमहूरी अमल हो सकता है। ये डिक्टेटरशिप कहाँ से जमहूरी अमल में आ? ठीक है, चलें अब कादिर मंदूखेल साहब से जरा पूछते हैं। कादिर साहब, ये अभी SECP, FBR, कंपटीशन कमीशन को अपना काम मुकम्मल तो करने दें, ये रिपोर्ट जरा उनकी सामने आ जाए, फिर पता चल जाएगा। ये चीनी कमीशन की रिपोर्ट थी, देखें वो भी मंजर आम पर आई, उसमें भी जो नाम थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, जिससे भी ताल्लुक था, वो सब सामने आए। माजी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये सारे काम इस वजह से हो रहे हैं कि इसको पूरा हर तरफ से जहां कोई लूप होल हो, कमजोरी हो, उसको भरने के लिए, अपने लोगों को क्लीन चिट देने के लिए। अलीम खान साहब तो आपके सामने जो है, आपके पास मिलियन ट्री का आपके सामने है, बिलियन ट्री आपके सामने है, आपके पास जो है ना वो हेलीकॉप्टर केस आपके सामने है। और फिर आपको याद होगा जब ये कमीशन का रिपोर्ट बना था, तो आपको याद होगा कि ये इनसे कोई पूछता था तो ये कहते थे कि भाई आप सब्र करें, कमीशन का रिपोर्ट आ गया। कमीशन का रिपोर्ट आ गया, गो के मेरे हिसाब से खुसरो बख्तियार को, उसके सके भाई को जो इसने मुलजिम ठहराया गया, उसके बावजूद खुसरो बख्तियार को प्रमोट करके और अच्छी बनिस्ट्री दे दी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। अब रिपोर्ट के बाद अगर वो इतनी कमज़ोर रिपोर्ट था तो उसके बाद उन्होंने कुछ कहा तो नहीं है, फिर जहांगीर तरीन साहब ने बेल क्यों ले ली है? मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी चीज़ें इनके वो आईने की तरह उनके सामने चीज़ें आ रही है। जब सामने चीज़ें आ रही है तो उसी हिसाब से हमें उसको देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। जो ये मोहतरम गिनवा रहे हैं, जरा मैं फिरदौस शमीम नकवान साहब से कहता हूँ, इसका एक बड़ा मशहूर जुमला था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो शर्म आया तो उनको हाई नहीं रही है। 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई है, 50 लाख घर किधर गए हैं, और पाकिस्तान को बदल के नया पाकिस्तान, वो जो बचा कुचा पाकिस्तान था, उनका भी हालात आपके सामने है। और अब अल्लाह खैर करे जो कश्मीर के साथ ये करने वाले हैं, मैं कहता हूं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, दोनों मौजूद थे। वक्त सेगमेंट का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना वायरस की जो नई किस्म डेल्टा की सूरत में सामने आई है, ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही है, इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। अब इसको कैसे रोकना होगा? स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन जो लगा दिए गए, क्या इसके असरात मुरतब हो सकते हैं? एक ब्रेक के बाद से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों के बाइस कोरोना वायरस की चौथी लहर यानी डेल्टा वेरिएंट इस वक्त तेज़ी से जोर पकड़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस की सबसे पहली किस्म के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट से मुतासरा लोगों पर वायरस की गुज़िश्ता किस्म के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त असर होता दिखाई दे रहा है, जबकि इस वेरिएंट से मुतासरा लोगों में अलामात ज़ाहिर होने का वक्त भी इंतहाई कम है। यानी अगर कोई शख्स डेल्टा वेरिएंट से मुतासर होता है तो उसमें इन्फेक्शन से पहले ही बुखार और खांसी जैसी अलामात ज़ाहिर होने में सिर्फ 4 दिन लगते हैं
और इसके मुकाबले में कोरोना वायरस की सबसे पहली किस्म से मुतासर होने वाले अफराद में 6 रोज़ में ये अलामात ज़ाहिर होती थी। तो गुज़िश्ता बरस सितंबर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में सामने आया था और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से हलाकतों और केसेस में अब मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर तकरीबन 7.5% से भी ज़्यादा हो चुकी है। कराची में ये शरह तकरीबन 25% पर पहुंच चुकी है और इस पूरी सूरत हाल के बाद कराची समेत सिंध भर में ही शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और कई मुख्तलिफ कारोबार स्मार्ट लॉकडाउन की नज़र अब हो चुके हैं और उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि एक बार फिर उनको SOPs फॉलो करनी है और उन्हीं SOPs के तहत ये तमाम कारोबार करना है और लोगों से भी ये ख़ास एहतियात की हिदायत की गई है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है, बार बार उनसे अपील की जा रही है कि तमाम लोग भी यानी अवाम भी तमाम SOPs को फॉलो करें और पहले से ज़्यादा वो एहतियात करें। लेकिन इसके बावजूद ये डेल्टा वेरिएंट फैलता जा रहा है, कितना ख़तरनाक है और ये कितनी तबाही लेकर आ सकता है। गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये डेल्टा वेरिएंट ज़ाहिर चौथा वेरिएंट कहा जा रहा है, ये पिछले 3 वेरिएंट से किस हद तक मुख्तलिफ है, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, कितनी तबाही लेकर आ सकता है डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया। बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये जो ओरिजिनल चाइनीज़ वेरिएंट आया था शुरू में, जिससे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, उसके मुकाबले में कोई 1200 गुना ज़्यादा वायरल लोड है। जब एक आदमी खांसता है जिसको ये वाला वायरस है तो वो पुराने वाले वायरस के बीमार यानी कि 1200 लोग खांस रहे हैं उसके बराबर होता है। तो इसकी वजह से क्योंकि वायरल लोड ज़्यादा है, वायरस की मिक़दार हर इंसान में ज़्यादा होती है जिसको ये अफेक्ट हुआ हो, तो इसकी वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है और ये पुराने वाले वायरस को दबा दिया इसने और ये छा गया है। पहला चाइनीज़ वायरस के बाद अल्फ़ा आया बरतानिया से, फिर बीटा आया साउथ अफ्रीका से, फिर गामा आया ब्राज़ील से और फिर ये इंडिया से डेल्टा और फिर डेल्टा प्लस। ये जो वेरिएंट्स हैं तो इसकी 4-5 खुसूसियात हैं। नंबर 1, ये हमला तेज़ी से करता है। नंबर 2, ये ज़्यादा आसानी से दाखिल होता है इंसानी खलियों में। नंबर 3, जो आपके दिफाई निज़ाम को धोखा देता है ये, और दिफाई निज़ाम पहचान नहीं पाता इसको कि ये वाकई कोई बाहर से चीज़ अंदर आ गई है, जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको धोखा देता है। और चौथा, ये फौरी तौर पे हमला करता है आपके फेफड़ों पर, आपके इंटेस्टाइन्स पर, और इसके साथ साथ फिर ब्लैक फंगस एक बीमारी और है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की बीनाई भी चली जाती है, वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है उस वायरस से और सिचुएशन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत ही इस वक्त क्रिटिकल है और ये हम सबको एहतियात करनी चाहिए, वरना खुदा ना खासा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो जैसे इंडोनेशिया में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में और दूसरे ममालिक में सूरत हाल हुई है, उसका बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है पाकिस्तान में भी। सही। अब डॉक्टर साहब, ये जो इसका असर होता है वो वैक्सीनेटेड लोगों पर, नॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर, दोनों पर एक जैसा है, या फिर जो लोग ख़ुद को वैक्सीन लगवा चुके हैं उन पर इसका असर थोड़ा कम होता है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उस पर थोड़ा ज़्यादा असरअंदाज होता है? कि इन दोनों में कोई फ़र्क कर रहा है? जी बिल्कुल फ़र्क है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी है उन पर उस शिद्दत से हमला नहीं करता जिस शिद्दत पे जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी है उनके हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रही है, उनकी अमवात भी कम हो रही हैं। अब देखिए बरतानिया में और अमेरिका में बहुत तेज़ी से डेल्टा वायरस छा गया है और तादाद उसकी बढ़ती जा रही है, दुगनी तिगनी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अमवात और शदीद बीमारियाँ और हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही हैं। तो जिन लोग, लेकिन मसला ये है कि 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 2 करोड़ इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं, जो 80% आबादी है आपकी वो तो एक्सपोज्ड है इससे। तो इसके लिए और कोई चारा नहीं है आपके लिए सिवाय इसके कि आप SOPs पर सख्ती से फॉलो करें। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग, एक तबका फ़िक्र ऐसा भी है जो ये सोच रखता है कि ये जो लॉकडाउन लगाए जाते हैं ये इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हुकूमत का कोई इसमें छुपा हुआ मकसद है, स्कूल्स बंद कर इसलिए किए जा रहे हैं कि ये मुल्क में तालीम का निज़ाम तबाह बर्बाद करना है, मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए कारोबार बंद किया जा रहा है। अभी जो ये सोच रखने वाले भी लोग अभी मौजूद हैं, ये फिर ऐसे लोग ना एहतियात करते हैं। आप कितने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दें, कितने लॉकडाउन आप लगा दें, उस पर अमल दरामद हो नहीं पाता। तो ये सिचुएशन ये ऐसे ही चलती रहेगी, लोगों का माइंडसेट कैसे तब्दील करना पड़ेगा? यही वजह है कि इन्हीं लोगों के फिर वालिदैन और जो बुज़ुर्ग हैं वो इंतकाल कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, खुद ख्याल नहीं करते, बीमारी लेके घर में पहुंचते हैं और फिर दूसरे लोगों को बीमार कर देते हैं और इसी वजह से ये फैलता जा रहा है। ये सिर्फ जहालत की बातें हैं, ये हकीकत है कि ये वायरस मौजूद है
ये कराची यूनिवर्सिटी में जो हमारी लेबॉरेटरी है जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जा रही है, जिससे पता चल रहा है कहाँ पर तब्दीलियाँ हो रही हैं, कौन सी ख़तरनाक वैरायटीज़ हैं। कराची में हमें पता चला था पिछले हफ्ते कि 70% तकरीबन अब ये डेल्टा वायरस आ चुका है, और बाकी जो 30% जो रह गया है उसमें पुराने वायरस और डेल्टा प्लस शामिल हैं, और अब हो सकता है उस 80% हो गया हो। तो बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है ये, और जो लोग इसको नहीं मान रहे वो सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं और मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इससे बीमारी जो है ये आग की तरह फैलती है, और जब फैल जाए तो फिर कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। कंप्लीट लॉकडाउन ही की तरफ एक रास्ता रह जाता है, जो मुझे उम्मीद है कि हमें अख्तियार नहीं करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, अब ये हम हर 2-3 माह बाद ये देखते हैं 1-1.5 महीने लॉकडाउन लगता है, टाइमिंग्स को थोड़ा कम कर दिया जाता है कारोबार के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, फिर 10-15 दिन की वो जैसी पाबंदी ख़त्म होती है वो 10-15 दिन में ही सूरत हाल इतनी ख़राब हो जाती है, फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ता है। अब इस सूरत हाल में ये कब तक हमें रहना पड़ेगा? मामूलात बहाल होने में, नॉर्मलाइज होने में, जिस तरह यूरोपीय ममालिक में हो रहे हैं, जिस तरह अमेरिका की कई रियासतों में हो चुके हैं, यहाँ पर ये मामूलात कब तक बहाल हो सकेंगे? इसका हल क्या होगा फिर? इसका हल यही है कि दुनिया की 80% आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो जाए, और उसके लिए उसमें 5 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, और लेकिन इसके दौरान ये वायरस तब्दील होता रहेगा। 4th, 5वीं, 6th, 8वीं, 12वीं वेव्स आती रहेंगी हर 2 महीने 3 महीने बाद। वैक्सीन जो है वो नाकारा होती जाएंगी, क्योंकि वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो कम से कम 1.5-2 साल पीछे है नए वायरस के नमूदार होने से। तो वैक्सीन जो हैं वो जो इस वक्त वैक्सीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये पुराने चाइनीज़ वायरस के ऊपर इस्तेमाल हुई थी, और इनकी इफादियत एक हद तक है लेकिन कम हो गई है उसके मुकाबले में इन नई शक्लों के वायरस से। तो अब आप देखिए फ्लू का वायरस जो है वो कितने अरसे से मौजूद है और आपके साथ है, और आज तक कोई वैक्सीन सही नहीं बन पाई। यही सूरत हाल इसकी लग रही है, जब तक कि दुनिया की बेशतर आबादी वैक्सीनेट नहीं हो जाती, जिसकी वजह से ये सारा दब नहीं जाता, जब तक ये मौजूद है। बरतानिया में और अमेरिका में भी उन्होंने गलती करी है, क्योंकि उन्होंने सख्ती नहीं करी, जिसकी वजह से अमवात तो नहीं हो रही लेकिन वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसकी जो बीमार लोग हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब है कि अमेरिका और बरतानिया में भी नई सूरतें ये अख्तियार करेगा और सामने आएगा। जो चाइनीज़ वायरस था उसमें और इस डेल्टा में इसकी तशखीस में क्या फ़र्क है? ये PCR टेस्टिंग के ज़रिए इसका ही पता चल रहा है, और आजकल जो ये कोविड के मरीज़ जो इनकी जो तादाद बढ़ रही है पॉजिटिव केसेस की, ये कैसे हम अंदाज़ा लगाएं कि ये तमाम के तमाम लोग ये डेल्टा वायरस के शिकार हुए हैं, या अभी भी वो चाइनीज़ वायरस भी एक्टिव है इसके दरमियान? ये जो है उसकी जेनेटिक एनालिसिस से पता चल जाता है, और ये आम PCR टेस्ट जो है उससे तो आपको पता चलता है कि ये कोरोना वायरस की मरीज़ हैं या नहीं, लेकिन जेनेटिक एनालिसिस से पता चल जाता है कि कौन सी वैरायटी है, कौन सा वेरिएंट है। तो जो स्पेशलाइज्ड लेबॉरेटरीज़ हैं, और पाकिस्तान में ऐसी लेबॉरेटरीज़ हैं जो पता चला सकती हैं आसानी से कि कौन सा वेरिएंट है। डेल्टा प्लस भी अब पाकिस्तान में आ गया है और इसको भी आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये लेकिन जो स्टैंडर्ड जो तरीका है वो PCR का ही है, जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि एक बीमार वाकई बीमार है या नहीं। दूसरे भी मौजूद हैं टेस्टिंग सिस्टम, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं हैं जितना PCR जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ऊपर बुनियाद पर टेस्टिंग होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन के वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स के हमारे साथ मौजूद थे, और बता रहे थे कि डेल्टा वायरस कितना ख़तरनाक है, और ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है, जिसे देखकर अब फैसला आवाम को करना है कि SOPs पर इस वक्त कितना अमल दरामद हो रहा है, और आवाम इस वक्त कितने मोहतात हैं और कितना मज़ीद मोहतात होने की ज़रूरत है। लेकिन अब दूसरी जानिब बोरियों में भी कोरोना वायरस मौजूद होने पर चीन ने पाकिस्तानी चावल की दरामद बंद कर दी है, और सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत के चेयरमैन सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा की ज़ेर सदारत इस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने शिरकत की, और वहाँ उन्होंने ये इंकशाफ किया कि चीन को पाकिस्तानी चावल की बरामदात अब बंद हो गई है। पाकिस्तानी चावल की बोरियों के पेंदे में कोरोना वायरस पाया गया है, और चीन डर गया है और उसने चावल की पाकिस्तान से दरामद को अब बंद कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि वो मुल्क जहाँ से इसकी शुरुआत हुई और अब वहाँ हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन इसके बावजूद एक ना नज़र आने वाले वायरस पर चीन ने ऐसी कड़ी नज़र रखी हुई है कि किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमर्स ने यह भी बताया कि मछली की 6 कंपनीज़ की पैकिंग में भी कोरोना वायरस पाया गया।
चीन ने उनकी दरामद पर भी पाबंदी लगा दी है। चावल की बोरी के पैंदे के बाहर ये डेड वायरस था, जबकि मछलियों की पैकिंग के बाहर ये कोरोना के लाइव यानी जिंदा वायरस की मौजूदगी पाई गई। और साथ ही मुशीर तिजारत ने इसी इजलास में एक अच्छी खबर भी सुनाई कि जनवरी 2022 में पाकिस्तान मोबाइल की बरामदात शुरू कर देगा, जिसे चीनी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।